हजारों साल पुरानी बात है। कृष्णपुरी नाम के राज्य में बुद्धराज नाम का एक राजा राज किया करता था। राजा बुद्धराज एक बहुत ही अच्छा तीरंदाज था। अपने तीर कमान से वह बेहतरीन निशाने लगाता था। उड़ते हुए पक्षियों को निशाना बनाना उसका पसंदीदा खेल था। वह अपने इस शौक के लिए अक्सर मासूम पक्षियों की जान ले लिया करता था। राजा को अपनी निशानेबाजी पर बहुत घमंड था। वह मानता था कि दुनिया में उससे अच्छा तीरंदाज कोई नहीं है। अपने इस शौक की वजह से वह राजपाट के कार्य को ठीक से नहीं देखता था। उसका सारा राजपाट उसके मंत्री और वजीर के सहारे ही चल रहा था। उसकी पत्नी, जिसका नाम सुंदरी था, राजा के इस शौक को पसंद नहीं करती थी। इसका कारण बेगुनाह पक्षियों को मरना और साथ ही राजपाट के काम में होने वाले लापरवाही थी। राजा अक्सर ही अपनी निशानेबाजी की तारीफ खुद अपने मुंह से रानी के सामने करता था। रानी वैसे तो राजा के इस काम से खुश नहीं थी, परंतु वह राजा के सामने इसके बारे में कुछ नहीं कहती थी। एक दिन रानी सुंदरी, जो मनी मन बहुत दुखी थी, अपने मायके गई। अपनी माँ से यह सारी बातें कही कि किस प्रकार उसके पति की तीरंदाजी के शौक के कारण राजपाट ठीक से नहीं चल रहा और राजा अपनी निशानेबाजी के घमंड में कई मासूम पक्षियों की जान ले लेता है। इसके बाद रानी ने कहा, अब तुम ये बताओ माँ, मैं क्या करूँ? उसकी माँ ने कहा, तू फिक्र मत कर बेटी, मैं इस मुसीबत से तुझे निकाल लूंगी। बस तू ठीक वैसा ही करना जैसा कि मैं तुझे समझाती हूँ। सुन बेटी, इस बार जब राजा तुमसे अपनी निशाने के बारे में पूछे तो तुम वह कहना जो मैं तुम्हें बताऊंगी। उसके बाद माँ अपनी बेटी के कान में एक योजना बताने लगी। सारी योजना सुनने के बाद बेटी ने कहा, बहुत अच्छा माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। अगली शाम को जब राजा ने अपनी तीरंदाजी के बारे में रानी से पूछा, कहो सुंदरी, कोई है हम जैसा निशानेबाज इस पूरी दुनिया में? रानी बोली, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं अपने दिल की बात कहूँ। राजा ने कहा, निसंकोच कहो रानी महाराज, तो सुनिए अगर आप जानना चाहते हैं तो, कि इस दुनिया में आपसे बेहतर तीरंदाज कोई है या नहीं, तो आपको इसके लिए पूरी दुनिया घूमनी होगी। घर पर बैठे बैठाए तो आपको अपने से अच्छा तीरंदाज मिलने से रहा। राजा बोला, अगर यही बात है तो फिर ठीक है, अपने से अच्छा तीरंदाज ढूंढने के लिए आज ही निकल जाता हूँ। लेकिन मुझसे अच्छा तीरंदाज अगर कोई ना हुआ तो आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है सुंदरी, तो सुनो, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे सबसे अच्छा निशानेबाज मानना होगा, और अगर तुम जीती तो मैं 1 साल तक तुम्हें अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। बोलो मंजूर है? मुझे मंजूर है। और इस प्रकार राजा अपने से अच्छे तीरंदाज की खोज में निकल पड़ा। वे 1 सप्ताह तक यूं ही भटकता रहा। आखिर एक दिन उसे एक आदमी दिखाई दिया जिसके हाथ में धनुष बाण था। उसे देखते ही राजा ने सोचा, अरे वह कौन खड़ा है, उसके हाथों में धनुष बाण भी है। चलो, इतने दिनों बाद कोई दिखा तो सही, चलकर उसी से पूछता हूँ। राजा उसके नजदीक गया और पूछा, क्यों भाई, तीर कमान हाथ में लिए हुए तुम क्या किसी शिकार की तलाश कर रहे हो? उस आदमी ने कहा, शिकार तो मैं कर चुका हूँ भाई, अब तो उसके नीचे गिरने की राह देख रहा हूँ। मगर तुम कौन हो? राजा ने कुछ सोचा और फिर कहा, मैं बुद्धराज हूँ और अपने से बड़े किसी निशानेबाज की तलाश में निकला हूँ। लेकिन तुमने नहीं बताया कि तुम कौन हो और शिकार के गिरने से तुम्हारा क्या मतलब है? उस आदमी ने कहा, सुनो मित्र, मेरा नाम धनुष राज है। शिकार गिरने में तो अभी काफी समय पड़ा है। तब तक तुम मुझे यह बता डालो कि निशानेबाजी में तुमने क्या क्या तीर मारा है, जो अपने से किसी बड़े निशानेबाज की तलाश में तुम इस तरह से जंगल जंगल घूम रहे हो। राजा बुद्धराज ने अपनी तीरंदाजी के गुण उसे बताए और फिर गर्व से बोला, अब तुम ये बताओ, मेरे जैसा तीरंदाज कहीं पर है? उसकी बात सुनकर धनुषराज नाम का वह आदमी ठाका लगाकर हंसने लगा। उसे हंसता हुआ देखकर राजा ने कहा, तुम हंसते क्यों हो भाई, मैंने कोई मजाक तो नहीं किया? उस आदमी ने हंसकर कहा, अच्छा होता अगर सचमुच ही वह मजाक होता। अफसोस कि तुम शर्त हार गए हो। अब तुम्हें 1 वर्ष तक अपनी पत्नी और घर से दूर रहना होगा। अभी वे दोनों बातें ही कर रहे थे, तभी जमीन पर एक पक्षी आकर गिरा जो कि घायल था। उसके शरीर पर एक बाण लगा हुआ था। उसको देखते ही धनुष राज ने कहा, आहा, मेरा शिकार आ गया। राजा बुद्धराज यह सब देखकर बहुत हैरान था। वह मन ही मन सोचने लगा, यह मैं क्या देख रहा हूँ, ना तो इसने मेरे सामने शिकार किया और ना ही कोई तीर चलाया, फिर तीर से घायल ये पक्षी यहाँ पर कैसे आकर गिर पड़ा? राजा ने हैरान होते हुए कहा, यह सब क्या करिश्मा है भाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
धनुष राज बोला, मेरा नाम धनुष राज यूं ही नहीं है, जानते हो इस पक्षी को मैंने 300 फुट की ऊंचाई पर यहाँ से 1000 मील दूर से तीर मारा था। मुझे इसके गिरने के स्थान का पूरा पूरा अनुमान था, जो कि बिल्कुल सही निकला। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन ना हो तो पक्षी पर लगे हुए तीर से मेरे तरकश में रखे हुए तीर को मिलाकर देख लो। राजा ने पक्षी पर लगा हुआ तीर निकाला और फिर धनुष राज के तरकश का एक तीर लिया और दोनों को मिलाकर देखा। राजा सोचने लगा, दोनों तीर एक से ही हैं। इसका मतलब कि मैं शर्त हार गया और शर्त के मुताबिक अब मुझे 1 वर्ष तक अपनी पत्नी को अपना मुंह नहीं दिखाना है। फिर क्यों ना मैं धनुष राज के साथ ही रहूं। इसके साथ रहकर मैं धनुर्विद्या में और भी माहिर हो जाऊंगा। उसके बाद राजा ने धनुष राज से कहा, भाई मैं मान गया तुम्हें, तुम सचमुच में मुझसे 1000 गुना अच्छे तीरंदाज हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना शिष्य बना लो और इस प्रकार मैं 1 वर्ष तक तुम्हारे साथ ही रहूं। धनुष राज ने कहा, मुझे भी तुम जैसे किसी व्यक्ति की तलाश थी, शिष्य तो नहीं, बल्कि मैं तुम्हें अपना मित्र बनाकर अपने साथ रख सकता हूँ। राजा बोला, मुझे मंजूर है, तो फिर चलो, मैं तो दुनिया देखने के लिए निकला ही था। अब तुम्हारा साथ पाकर समय आसानी से गुजर जाएगा। इस प्रकार दोनों आगे बढ़ने लगे। नदी नाले शहर घूमते घूमते वे एक पर्वतीय इलाके में जा पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा कि एक पहाड़ पर खड़ा हुआ आदमी जोर जोर से ठाके लगाकर हंस रहा था। राजा ने कहा, अरे यह पर्वत पर खड़ा आदमी कौन है और इस प्रकार से वह क्यों हंस रहा है? अवश्य ही वहां पर कोई तमाशा हो रहा होगा। चलो हम भी चलकर देखते हैं। परंतु जब वे दोनों उस आदमी के पास पहुंचे तो वहां पर कोई तमाशा नहीं हो रहा था। राजा ने पूछा, सुनो मित्र, तुम इस प्रकार से हंस क्यों रहे हो? धनुष राज बोला, अरे मुझे तो यह कोई पागल लगता है। वह आदमी बोला, क्या कहा पागल? मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ? राजा ने कहा, क्षमा करना मित्र, हमें गलतफहमी हो गई है। दरअसल बात यह है कि हम तुम्हें बिना कारण के हंसता हुआ देखकर सोच में पड़ गए थे। उस आदमी ने कहा, ओह, मगर मैं बिना कारण के कभी नहीं हंसता। जानना चाहते हो कि मैं क्यों हंस रहा था? तो सुनो, मेरा नाम गिद्धराज है और मैं 4000 मील दूर तक देख सकता हूँ। यहाँ से 4000 मील दूर एक बाजीगर तमाशा दिखा रहा है। बस उसी तमाशे को देखकर मैं लोटपोट हुआ जा रहा था, लेकिन तुम दोनों ने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। राजा ने कहा, ओह, इस बात के लिए हमें माफ़ कर देना, लेकिन यह बताओ कि तुम्हारा इस दुनिया में कौन कौन है? गिद्धराज ने कहा, कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। धनुष राज और राजा ने अपनी अपनी योग्यताएं गिद्धराज को बताई, जिसे सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह बोला, तुम्हारे जैसे दोस्त पाकर मैं धन्य हो गया। तो फिर चलो हम तीनों एक साथ इस दुनिया की सैर करेंगे। उसके बाद वे तीनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ चले। तीनों मित्र देश विदेश की यात्रा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। एक दिन वे एक भयानक जंगल में पहुंचे, जहां पर राजा की दृष्टि एक आदमी में पड़ी। उसे देखकर राजा सोचने लगा, इस भयानक जंगल में यह अकेला आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है? राजा बुद्धराज उसके नजदीक गया और पूछा, क्यों मित्र, इस भयानक जंगल में तुम क्या कर रहे हो? वह आदमी बोला, लकड़ी काटते काटते अच्छी लकड़ियों की खोज में मैं अपने घर से 4000 मील दूर निकल आया हूँ। यहाँ मुझे काफी सूखी लकड़ियां मिल जाएंगी। ये सुनकर राजा की हैरानी की सीमा न रही। वह कहने लगा, क्या सिर्फ लकड़ियां काटने के लिए 4000 मील दूर निकल आए हो? हाँ, मगर यह सच है कि मेरा घर उत्तर दिशा में यहाँ से 4000 मील दूर है। राजा को उसकी बात पर शक हुआ। वह बोला, तुम अवश्य ही हमसे मजाक कर रहे हो। भला ऐसा भी कोई कभी हुआ है? और फिर तुम्हारे पास तो कोई घोड़ा वगैरह भी दिखाई नहीं पड़ता। वह आदमी बोला, मुझे घोड़े की क्या जरूरत है? मैं तो घोड़ों से भी 100 गुना तेजी के साथ दौड़ सकता हूँ। 1000 मील में मैं एक ही पल में तय कर लेता हूँ। मेरा नाम विद्युत राज है। राजा ने कहा, तुम कितना सच बोल रहे हो यह अभी पता चल जाएगा। दोस्त गिद्धराज, जरा देखकर तो बताओ कि विद्युत राज सच बोल रहा है या नहीं। गिद्धराज ने कहा, अभी देखता हूँ। उत्तर दिशा की ओर 4000 मील दूर एक नीम का पेड़ है। उस पेड़ की छाया में सिर्फ एक ही मकान बना हुआ है, बस वही मकान विद्युत राज का है। उसके बाद वे सभी आपस में एक दूसरे को अपने अपने गुण बताने लगे। सबके गुण जानने के बाद विद्युत बोला, मित्रों, घर में अकेला पड़ा पड़ा मैं बिल्कुल उदास हो जाता हूँ। क्या तुम लोग मुझे अपने साथ रख सकते हो? धनुष राज बोला, क्यों नहीं मित्र, हम लोग दुनिया की सैर पर निकले हैं, तुम भी साथ में होंगे तो और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। इस प्रकार वे 3 से 4 हो गए। चलते चलते वे एक नगर में जा पहुंचे और विद्युत
राज वहां पर पहले ही पहुंच चुका था। नगर में पहुंचने के बाद राजा ने कहा, हैरानी की बात है, सारे बाजार बंद हैं, गलियां सूनी पड़ी हैं, आखिर क्या कारण हो सकता है। गिद्धराज ने कहा, मुझे पास ही एक पेड़ के नीचे कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं, हमें उन्हीं के पास चलकर नगर की उदासी का कारण पूछना चाहिए। कुछ ही पलों में वे उस पेड़ के नीचे जा पहुंचे जहां पर एक बुजुर्ग आदमी उनसे मिला। उसने कहा, मित्रों, आप कौन लोग हैं। राजा बुद्धराज ने कहा, हम तो मुसाफिर हैं बाबा, नगर में उदासी छाई देखी तो कारण पूछने के लिए आपके पास चले आए। उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, हमारे राजा का एक ही लड़का है, मगर इस समय वे एक भयानक बीमारी का शिकार है। इसका इलाज इस शहर से 2000 मील दूर एक अमृत झरने का पानी है। वैद्य कहते हैं कि अगर शाम तक अमृत झरने का पानी राजकुमार को न पिलाया गया तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। इसके लिए महाराज ने एक घोषणा भी कर रखी है कि जो कोई भी वह पानी लाएगा उसके साथ राजकुमारी का विवाह करके उसे आधा राज्य भी दे देंगे। ओ तो यह बात है। चारों दोस्त आपस में सलाह मशवरा करने लगे और फिर कुछ देर बाद वे उस आदमी से कहने लगे, हमें अपने राजा का महल दिखाओ, हम वह जल 1 घंटे से भी पहले ला सकते हैं। उस आदमी से रास्ते के बारे में पूछकर चारों मित्र महल में जा पहुंचे। दरबार ने उन्हें राजा के सामने पेश किया और राजा ने कहा, हमें तुम्हारी बात पर विश्वास तो नहीं होता, मगर फिर भी हम तुम्हें इस शर्त पर जाने देंगे कि तुम अगर असफल हुए तो तुम्हारे मित्रों का सर काट दिया जाएगा। तब तेजी से दौड़ने वाले मित्र विद्युत राज ने कहा, मुझे मंजूर है महाराज। बात सुनकर बाकी तीनों मित्र हैरान थे। तब धनुष राज बोला, हमें यह शर्त मंजूर नहीं है। अगर किसी कारण से तुम्हें रास्ते में देर हो गई तो बेकार में ये हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। विद्युत राज ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे अपनी चाल पर पूरा भरोसा है। अगर समय पड़ने पर मित्र ही मित्र के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। राजा ने कहा, यदि तुम्हें यह शर्त मंजूर है तो मुझे मंजूर है। मित्र, तुम जल्दी से जाओ और वह जल लेकर आओ। फिर वैद्य से रास्ते की जानकारी प्राप्त करके विद्युत राज अमृत झरने की ओर दौड़ पड़ा। कुछ देर के बाद गिद्धराज ने उसे देखना आरंभ किया। तब राजा बुधराज ने कहा, प्रिय मित्र गिद्धराज, जरा देखकर तो बताओ कि विद्युत राज इस समय कहाँ पर है और झरने से कितनी दूर है। गिद्धराज ने उसे देखते हुए कहा, लो, वह तो झरने तक जा भी पहुंचा और अब पानी भर रहा है। मगर अरे यह क्या, जिस वृक्ष के नीचे बैठा विद्युत राज झरने का पानी एक लोटे में भर रहा है, उसी वृक्ष से एक भयानक अजगर उसकी तरफ बढ़ रहा है। तभी धनुष राज ने अपनी धनुष और तीर संभाला और कहने लगा, क्या तुम मुझे उस अजगर की सही सही स्थिति बता सकते हो। मैं अपने तीर से हजारों मील दूर बैठे उस अजगर को खत्म करने की कोशिश करूंगा। गिद्धराज ने धनुष राज को उस अजगर को सही सही स्थिति बताई और फिर धनुष राज ने बाण छोड़ दिया। गिद्धराज ने कहा, तीर एकदम निशाने पर लगा है। विद्युत राज ने जल भर लिया, बस अब कुछ ही क्षणों में वह पहुंचने वाला है। कुछ देर बाद विद्युत राज तेज गति से भागता हुआ महल में आ पहुंचा। उसके हाथों में एक कलश था जिसमें उस झरने का जल भरा हुआ था। वैद्य जी ने राजकुमार को अमृत झरने का जल पिलाया। जल पीने के बाद राजकुमार ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हो गया पिताजी। महाराज बोले, वाह, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। अब तुम में से किसी एक के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा, मगर यह फैसला तुम लोगों को मिलजुल कर करना होगा कि मेरी बेटी का हाथ तुम में से कौन थामेगा। तब राजा विरुद्ध राज ने कहा, राजकुमारी से विवाह करने का असली हकदार तो विद्युत राज ही है। महाराज, वही अपनी जान पर खेलकर हजारों मील दूर से अमृत जल लाया है। धनुष राज और गिद्धराज ने तो केवल उसकी मदद की है। तभी धनुष राज बोल पड़ा, ये झूठ है महाराज, ये सारी योजना तो मेरी थी। योजना सभी हैरानी से धनुष राज की तरफ देखने लगे। मैं सच कहता हूँ महाराज, अगर मैं योजना न बनाता तो हम कभी भी इस राज्य में न पहुंचते और न ही हमें आपके महल में चल रहे षड्यंत्र का पता चलता। सुनिए महाराज, हम तीनों में से किसी में भी कोई भी विशेष योग्यता नहीं है। हम तीनों कृष्णपुरी के मशहूर ठग हैं, मगर हम इस ठगी के धंधे से बिल्कुल उब चुके थे और चाहते थे कि शरीफों की तरह से अपना जीवन व्यतीत करें। तब एक दिन राजा बुधराज की पत्नी यानी रानी सुंदरी की माँ हमारे पास आई और उन्होंने ही हमें एक ऐसी योजना बनाने के लिए कहा जिससे महाराज बुधराज का घमंड टूट सके और वे निर्दोष पक्षियों की हत्या न करें। उनके कहने पर ही हम भेष बदलकर महाराज का पीछा करने लगे और वक्त पड़ने पर
जब मैं धनुष राज बनकर महाराज के सामने पहुंचा और उन्हें बातों में उलझाया तो इसी बीच गिद्धराज ने मेरे ही जैसे एक तीर से एक पक्षी मार गिराया और महाराज ने मुझे चमत्कारी तीरंदाज मान लिया और महारानी जी को दिया वचन निभाया। यह सब सुनकर राजा बुधराज बहुत ही हैरान था। उसने कहा, ओ फिर आगे क्या हुआ? हाँ महाराज, योजना के अनुसार हम आगे बढ़े तो आपका परिचय गिद्धराज और विद्युतराज से हुआ, जबकि वास्तव में विद्युतराज के पास भी एक तेज घोड़ा था। मैंने जानबूझकर अपने घोड़े की गति धीमी रखी ताकि विद्युतराज हमसे पहले इस नगर में पहुंच जाए। यहाँ पहुंचकर हमने सारे शहर में छाई उदासी का कारण पूछा। राजकुमार की बीमारी का उपाय जान अमृत झरने का पता चलने के लिए मैं वैद्य के घर पर गया। जब मैं वैद्य जी के घर पहुंचा तो मैंने उन्हें आपके महामंत्री से बात करते हुए सुना। मैं छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। जहाँ वैद्य जी मंत्री जी कह रहे थे कि सूरज छिपने के बाद मैं दवा के बहाने राजकुमार को जहर दे देंगे, और मंत्री ने खुश होकर कहा वह वैद्य जी को माला माल कर देगा। मुझे यह समझते देने लगी कि यह षड्यंत्र महामंत्री और वैद्य का रचाया हुआ है। महामंत्री के जाते ही मैंने वैद्य को अकेला पाकर दबोच लिया और डराने धमकाने पर उसने सारा सच मुझे बता दिया। यह सारा खेल महामंत्री का रचा हुआ है। मैंने वैद्य से राजकुमार की बीमारी को ठीक करने की दवा हासिल कर ली और उसके बाद की सारी कहानी तो आपके सामने ही है। सच्चाई है कि राजकुमार को नगर के ही एक कुएं में पानी में दवा मिलाकर पिलाई गई है, जिससे राजकुमार स्वस्थ हो गया। और वह सारी कहानी झूठी थी जो गिद्धराज ने आपको सुनाई थी। सैनिकों ने महामंत्री और वैद्य को भी उसी समय कारागार में डाल दिया और राजा ने कहा, तुम्हारा फैसला अब स्वयं राजकुमारी ही करेगी। राजकुमारी के आने पर उसने कहा, माना कि तुम तीनों ठग हो, लेकिन आज तुम्हारे ही कारण एक खतरनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ। तुम्हारे भीतर एक अच्छा इंसान बनने की ललक भी है, इसलिए शर्त के मुताबिक मैं विवाह तो विद्युत राज से ही करूंगी, क्योंकि तुम राजा बुधराज के अपराधी हो, इसलिए पहले उनकी अनुमति लेनी चाहिए। राजा बुधराज का घमंड अब चूर चूर हो चुका था। उन्होंने इसके लिए कोई आपत्ति नहीं की। इसके बाद राजा बुधराज ने धनुष राज और गिद्धराज को अपना विशेष सहयोगी नियुक्त कर लिया और वापस महल लौट गए। महल लौटने पर रानी महाराज को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। तब महाराज ने कहा, रानी, अब हमें समझ में आ चुका है कि निर्दोष पक्षियों को अपने शौक के लिए मारना ठीक बात नहीं है। अब से हम तीरंदाजी तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अपने राजपाट पर भी पूरा ध्यान देंगे और किसी भी निर्दोष पक्षी की हत्या नहीं करेंगे। इसके बाद राजा बुधराज और उनकी रानी एक शांतिमय और सुखमय जीवन बिताने लगे। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।